400 साल पहले शाहजहां ने ताजमहल पर लगने वाले संगमरमर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हजारों हाथियों का एक नेटवर्क बिछाया था। यही प्रोसेस अगर आज के दौर में रिपीट किया जाए तो कितने ट्रक्स लगेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर आज के दौर में पूरे ताजमहल का हूबहू रेप्लिका बनाना पड़े तो इतनी टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड टूल्स के होते हुए एक चीज ऐसी है जो आज भी हमें मुश्किल वक्त दे सकती है। देखने में शायद ये काफी आसान लगता हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग और हद से ज्यादा महंगी है। नाजरीन, पिछले मिलेनियम के हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स पर नजर दौड़ाई जाए तो कैम्बोडिया में एंकोर वॉट नामी स्ट्रक्चर है जो ईयर 1150 में दलदल के ऊपर बनाया गया। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा है जिसकी फाउंडेशन सिर्फ 3 मीटर गहरी है, लेकिन फिर भी पिछले 800 सालों से ये ग्रेविटी का मुकाबला करके हूबहू तिरछा खड़ा है। और 1000 साल पहले बना वेनस का वो शहर जो पानी के ऊपर बनाया गया, लेकिन पिछले 1000 साल की तारीख का वो प्रोजेक्ट जिसको तामीर करने में दुनिया भर की सारी मुश्किलात एक साथ सामने आ खड़ी हुई, जो पिछले 400 सालों से हर तूफान का मुकाबला करते हुए आज भी बड़ी शानो शौकत से खड़ा है। इंसानी तारीख का सबसे खूबसूरत और इंजीनियरिंग का सबसे पेचीदा और मुश्किल तरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि इंडिया में बना ताजमहल है। 1631 में शाहजहां की बीवी मुमताज महल के गुजरने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 22 सालों के बाद 1653 में ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। ताजमहल के डिजाइन से लेकर इसकी कंस्ट्रक्शन तक लाजवाब इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि यमुना रिवर के किनारे का वो दलदली इलाका जहां कोई भी आम इमारत आसानी से जमीन के अंदर धंस सकती थी, वहां इतना भारी स्ट्रक्चर सदियों तक खड़ा करना किसी मौजज़े से कम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाहर की तरफ झुके हुए मीनार संगमरमर को कीमती पत्थरों से तराश कर की गई लाजवाब परचीनकारी और नीचे से ऊपर तक एक ही साइज में दिखने वाली कैलीग्राफी। और फिर आते हैं इसके बेमिसाल ऑप्टिकल इल्यूजन्स, जिसे हम द श्रिंकिंग इल्यूजन भी कहते हैं। यानी गेट के बाहर से देखने पर ताजमहल बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे ये छोटा होने लगता है। ये दिन में सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग भी बदलता है। रंगत तो रंगत, इसको बनाते वक्त इस चीज का ख्याल भी रखा गया कि कहीं ताजमहल पानी के अक्स में भी धुंधला नजर ना आए। सामने बने पॉन्ड्स में जो फवारे लगाए गए उनको भी ऐसे डिजाइन किया गया कि जब वो चले तो ताजमहल का अक्स पानी की लहरों में भी खराब ना दिखे। इस बात में रत्ती बराबर भी शक नहीं कि ताजमहल सिर्फ 400 साल पहले का ही नहीं बल्कि आज के मॉडर्न एरा, मॉडर्न कंप्यूटर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन है। 4 सदियों पहले जिन 20,000 कारीगरों ने इसको बनाया, कहा जाता है कि शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा कभी ऐसा शाहकार ना बना पाए। इस दावे में कोई हकीकत तो नहीं है, लेकिन अगर आज दोबारा कोई ताजमहल बनाना चाहे तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन भी हो सकता है या नहीं, और अगर ऐसा मुमकिन है तो आज के दौर में इस पर टोटल कितना खर्चा आएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज की कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। किसी भी मेगा स्ट्रक्चर का सबसे अहम पार्ट होता है उसकी फाउंडेशन। ताजमहल के मामले में दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि ये लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि एक दलदल पर खड़ा है। ताजमहल को यमुना नदी के बिल्कुल किनारे बनाया गया, जहाँ की मिट्टी हमेशा गीली और दलदली रहती है। अगर आज किसी इंजीनियरिंग फर्म को नदी के किनारे ऐसा कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने का कहा जाए, वो भी बिना कंक्रीट फाउंडेशन के, तो यकीनन कोई सामने ही नहीं आएगा। लेकिन 1632 में मुगल इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक निकाली जो आज के कंक्रीट दौर में भी किसी चमत्कार की तरह टिकी हुई है। मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले इस दलदली इलाके में हजारों गहरे कुएं खोदे। जब तक उन्हें नीचे ठोस जमीन नहीं मिल गई वो खोदते ही रहे। फिर इन कुओं के अंदर आबनूस और महोगनी की कीमती लकड़ी के मोटे मोटे लॉग्स फिट किए गए। आबनूस और महोगनी ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें अगर पानी ना मिले तो ये पाउडर बनकर गल जाती हैं, मगर जितना ये पानी जज्ब करती हैं उतना ही स्टील की तरह सॉलिड और मजबूत होती जाती हैं। नदी का पानी इन कुओं में आता रहा और ऐसे ये लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गई। फिर इन कुओं को मिट्टी, चूना यानी लाइम और साथ में मुख्तलिफ ट्री रेजिन के साथ मिलाकर भरा गया। इन कुओं की असल तादाद तो आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ताजमहल की फाउंडेशन के लिए कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 1000 कुएं खोदे गए। फिर इन कुओं के ऊपर खड़ा किया गया एक आला तरीन सॉलिड स्टोन प्लेटफॉर्म।
यही वजह है कि पिछले 400 सालों से इस लकड़ी ने ताजमहल को 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। लेकिन अगर आज हमें बिल्कुल इसी जगह यमुना के किनारे ताजमहल का रेप्लिका बनाना पड़े तो क्या हम दोबारा कुएं खोदेंगे या लकड़ी डालेंगे? आज के दौर में ना तो हमें इतनी मयारी लकड़ी मिलेगी और ना ही मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के रूल्स हमें दरिया के किनारे लकड़ी की बुनियाद रखने की इजाजत देते हैं। तो फिर इतनी बड़ी फाउंडेशन आखिर बनेगी कैसे? सबसे पहले हैवी ड्रिलिंग मशीन्स के जरिए जमीन में 150 फीट गहरे बोर किए जाएंगे जब तक नीचे ठोस बेड रॉक नहीं मिल जाता। ताजमहल वैसे तो पूरे 42 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन 3 एकड़ पर मबनी है। अगर सिर्फ इतने एरिया का ही हिसाब लगाया जाए तो मजबूत फाउंडेशन के लिए 600 सुराख होंगे, वो भी 1.5 मीटर चौड़े। तब जाकर हर सुराख के बीच 10 फीट का गैप आएगा, जो कि मॉडर्न इंजीनियरिंग के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट गैप है। फिर उन सुराखों के अंदर स्टील पाइल्स या स्टील की बार्स ठोकी जाएंगी और फिर वाटर रेजिस्टेंट कंक्रीट से एक एक सुराख को भरा जाएगा। जब ये सब सरफेस पिलर्स या पाइल्स सूख जाएंगे तो उनके ऊपर 5 मीटर मोटा कंक्रीट का स्लैब डाला जाएगा, यानी 3 एकड़ का एरिया और 5 मीटर मोटा। ये 60,700 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनता है। ये कितना कंक्रीट है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस एक स्लैब को भरने के लिए कंक्रीट सप्लाई करने वाले तकरीबन 7,500 से ज्यादा बड़े मिक्सचर ट्रक्स लाइन लगाकर खड़े करने पड़ेंगे। चलिए अब इस फाउंडेशन का खर्चा देखते हैं। जमीन की तैयारी के लिए 42 एकड़ पर जो कोफर डैम बना ताकि पानी कंस्ट्रक्शन साइट तक ना आए, सिर्फ उसमें ही $20 मिलियन का खर्चा आएगा। उसके बाद 1.5 मीटर मोटे 600 से ज्यादा स्टील पाइल्स और वाटरप्रूफ कंक्रीट की कीमत आज के दौर में लगभग $100 मिलियन बनती है। फिर सॉलिड प्लेटफॉर्म में जो लाखों सीमेंट की बोरियां और हजारों मिक्सचर ट्रक्स लगे, उनका खर्चा आज की तारीख में $130 मिलियन के आसपास बनेगा। तो अगर हम पूरी फाउंडेशन का टोटल करें तो तकरीबन ये $250 मिलियन खा जाएगी, यानी 2200 करोड़ इंडियन और 7,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अंदाजा लगाएं, अभी जमीन से ऊपर 1 इंच भी सफेद संगमरमर नहीं लगा और इतना ज्यादा खर्चा हो चुका है। अभी तक के प्रोसेस में अगर कोई रुकावटें ना आईं तो 2 साल का वक्त आराम से लग जाएगा। फाउंडेशन के बाद बारी आती है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और ताजमहल के नायाब सफेद पत्थर की। ताजमहल को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ नुमा पूरा स्ट्रक्चर सफेद संगमरमर के ठोस ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया है, लेकिन हकीकत में ताजमहल अंदर से पूरा मार्बल का नहीं है। इसकी असली दीवारों को सुर्ख ईंटों और लाइम मोटर यानी चूने से बनने वाले गारे से बनाया गया है। सफेद संगमरमर तो सिर्फ इसकी केसिंग है, जिसको स्लैब्स की सूरत में ईंटों को छुपाने के लिए लगाया गया। इसके पीछे का मकसद लोगों को धोखा देना नहीं था, बल्कि अगर मुगल इंजीनियर्स पूरा ताजमहल ठोस मार्बल से बनाते तो 2 बड़े मसले खड़े हो सकते थे। पहला ये कि इमारत का वजन इतना ज्यादा हो जाता कि ये फाउंडेशन उसके लिए कम पड़ जाती, क्योंकि जहां एक लाल ईंट का वजन 3 केजी होता है, वहीं उसी साइज की संगमरमर की ईंट का वजन 5.5 केजी होता, यानी 83% ज्यादा। और दूसरा ये कि उस वक्त इतना ज्यादा मार्बल दुनिया में कहीं एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी पहले ईंटों से पूरा ढांचा तैयार किया और फिर बारी आई इस पर मकराना के सफेद संगमरमर लगाने की। मुगल इंजीनियर्स को आगरा से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के इलाके मकराना से सिर्फ मार्बल उठाकर ही नहीं लाना था, बल्कि रफली 70,000 टन मार्बल को छोटे छोटे पीसेस में काटना भी था। मुगल सल्तनत ने इस काम के लिए 1000 से ज्यादा हाथी और हजारों बैलगाड़ियों का एक अजीम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया। एक एक भारी पत्थर को लाने में महीनों गुजर जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे ताजमहल का स्ट्रक्चर पूरा होता जा रहा था, पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने मिट्टी का एक 9 किलोमीटर लंबा रैंप भी बनाया, जिस पर हाथी पत्थर खींचकर ऊपर ले जाते थे। लेकिन अगर आज हमें ये स्ट्रक्चर और उसकी मार्बल केसिंग दोबारा करनी पड़े तो क्या प्रोसेस होगा और ये कितना महंगा काम है। आज ताजमहल का ढांचा ईंटों से नहीं बल्कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के जरिए तैयार किया जाएगा, जिसमें शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द आज भी वो संगमरमर ही होगा। मकराना का असली मार्बल आज के दौर में दुनिया का सबसे महंगा और लिमिटेड पत्थर बन चुका है। आज मकराना में टोटल 400 माइंस हैं और अगर ये सारी माइंस सारे काम छोड़कर एक साथ ताजमहल के लिए मार्बल काटना शुरू करें तो इनको 28 हफ्तों का वक्त लगेगा। इतनी बड़ी क्वांटिटी में ए ग्रेड मार्बल निकालने के लिए हमें स्टोन क्वेरी के अंदर ही डायमंड वायर सॉ लगानी पड़ेगी।
वो हैवी ड्यूटी मशीन्स जो डायमंड कोटेड वायर से पत्थरों का सीना चाक कर देती हैं। अगर हमें ये प्रोजेक्ट अगले 5 सालों में मुकम्मल करना है तो हमें ऐसी 250 मशीन्स लगातार चलानी पड़ेंगी, पूरे दिन और पूरी रात। इन मशीन्स को चलाने के लिए 20 मेगावाट आवर बिजली चाहिए होगी, यानी 5 साल में इतनी बिजली खर्च होगी जितनी पूरे मालदीव्स की 1 साल की खपत है। 8,64,000 मेगावाट आवर्स। पत्थर की कटाई से हटकर अगर हम इसकी ट्रांसपोर्ट पर गौर करें तो 70,000 टन मार्बल को मकराना से आगरा लाने में 1100 से ज्यादा ट्रक्स लगेंगे। 7 से 8 महीनों के इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में कंस्ट्रक्शन साइट पर हर 15 मिनट बाद एक ट्रक पहुंचेगा। अब जानते हैं इस सब का अंदाजन खर्चा। ताजमहल के ग्रे स्ट्रक्चर में स्टील और कंक्रीट फ्रेमवर्क का काम रफली $150 मिलियन में होगा। मार्बल की बात की जाए तो मकराना की बची कुची सबसे गहरी माइंस को लीज पर लेने का खर्चा, उसकी एक्सट्रैक्शन और 70% से भी ज्यादा जो मार्बल वेस्ट हो जाता है, ये सारे खर्चे मिलाकर $550 मिलियन का फिगर बनता है। डायमंड कटिंग 100 और उनकी 5 साल की बिजली का बिल कम से कम भी $300 मिलियन और 1100 ट्रक्स की ट्रांसपोर्ट का खर्चा $80 मिलियन, यानी कुल मिलाकर ढांचा बनाने और मार्बल अरेंज करने में लगेंगे $1080 मिलियन, 10,260 करोड़ इंडियन, जबकि 30,200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अभी फाउंडेशन भी तैयार है, मार्बल और कीमती पत्थर समेत ढांचा भी, लेकिन अभी इस वीडियो का सबसे खतरनाक और दिलचस्प मरहला बाकी है। वो काम जो दुनिया की कोई मॉडर्न मशीन, कोई 3D प्रिंटर या कोई लेजर टेक्नोलॉजी आज भी नहीं कर सकती, परचीनकारी यानी हाथों का हुनर। ताजमहल की दीवारों पर ये जो रंग बिरंगी फूल बने हैं, ये कोई आम पेंटिंग नहीं, बल्कि ये संगे मरमर के अंदर कीमती पत्थरों को तराश कर फिट किया गया है। इस मुश्किल तरीन आर्ट को पीटरा डोरा या परचीनकारी कहते हैं। मुगल दौर में इस काम के लिए पूरे इंडिया, पर्शिया यानी ईरान और सेंट्रल एशिया से हजारों आर्टिस्ट्स को जमा किया गया था। पीटरा डोरा का तरीका ये होता है कि पहले सफेद मार्बल के अंदर एक फूल का नक्शा बनाकर ठीक उसके साइज का सांचा काटा जाता है, सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स गहरा। फिर ठीक उस सांचे की शेप का दूसरा कीमती पत्थर उसके अंदर फिट करके उसको इतना घिसाया जाता है कि दोनों पत्थरों की एजेस के बीच बाल बराबर भी जगह नहीं बचती। आज के दौर में हमारे पास लेजर कटिंग मशीन्स हैं जो डिजिटल तरीके से कटिंग करती हैं, लेकिन जो नजाकत, गोलाई और पत्थरों की नेचुरल लकीरों को मिलाने का हुनर एक इंसानी आंख के पास है, वो आज की मॉडर्न मशीन्स भी नहीं कर सकती। अगर हमें बिल्कुल उसी मुगल दौर जैसा काम करवाना है तो मशीन्स के साथ साथ हाथों का काम भी लाजमी है। पर मसला ये है कि आज के दौर में इतने ज्यादा आर्टिस्ट्स मिलेंगे कहां से? इसके लिए दुनिया भर से 5,000 आर्टिस्ट्स को इकट्ठा करना होगा। मशीन्स सिर्फ एजेस को काटेंगी, जबकि फिनिशिंग और मार्बल के अंदर पत्थर की फिटिंग हाथों के जरिए ही होगी। 5,000 आर्टिस्ट और वर्कर्स की 5 साल की मेहनत, उनका रहना सहना सब मिलाकर कम से कम $180 मिलियन बनते हैं। इसके अलावा मशीन्स के जरिए पत्थरों की कटिंग का सेटअप $40 मिलियन। इस पूरे आर्ट वर्क में लगेंगे $220 मिलियन, 2,000 करोड़ इंडियन, जबकि 6,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। परचीनकारी के बाद अगर आप ताजमहल के चारों मीनार पर गौर करेंगे तो इनके अंदर 17वीं सेंचुरी की इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा राज छुपा है। देखने पर ये 90 डिग्री पर सीधे खड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। हकीकत में ये चारों मीनार 0.5 डिग्री के एंगल पर बाहर की तरफ झुके हुए हैं। मुगल इंजीनियर्स ने ये झुकाव जानबूझकर रखा था, जिसकी एक्सपर्ट्स को 2 ही वजूहात समझ आती हैं। एक तो ये कि ज़लज़ले की सूरत में मीनार अंदर की तरफ गिरकर स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाएं, और दूसरा है इंसानी आंखों को सेटिस्फाई करना। अगर ये 90 डिग्री पर होंगे तो दूर से देखने पर ये मीनार अंदर की तरफ झुके हुए लगेंगे, जिसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। इंसानी आंख के इस धोखे को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले ही इन्हें बाहर की तरफ हल्का सा झुका दिया। आज के दौर में मीनारों को ऐसा प्रिसाइज एंगल देना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 43 मीटर ऊंचे 4 मीनारों की कंस्ट्रक्शन पर कम से कम भी $10 लाख का खर्चा आएगा, जिसमें मार्बल की कॉस्ट शामिल नहीं है। तो हमारा फाइनल बिल बनता है लगभग $1.6 बिलियन, 150 अरब इंडियन या फिर 500 अरब पाकिस्तानी रुपीस। यहाँ एक अहम पॉइंट ये भी है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा है, ना तो इसमें 42 एकड़ जमीन खरीदने की कीमत है और ना ही कंपाउंड के अंदर गार्डन, पूल्स और फवारों की कीमत शामिल है। अगर सिर्फ जमीन की कीमत ही मिलाएंगे तो ये खर्चा $2 अरब तक आसानी से पहुंच जाएगा।
ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 400 साल पहले मुगल एम्पायर ने ताजमहल पर टोटल 3 करोड़ 20 लाख मुगल रुपए खर्च किए थे। उस दौर में एक मुगल रुपया इतना ताकतवर था कि 40 से 50 किलो चावल आ सकते थे। इस एंगल से हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त एक रुपया आज के 140 अमेरिकन डॉलर्स के बराबर है, यानी 4.5 अरब डॉलर्स। पर हकीकत में मुगल एम्पायर ने इससे कहीं ज्यादा पैसे बहाए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये भी साबित होता है कि उस वक्त ताजमहल को बनाने में मुगल एम्पायर की टोटल इनकम का 15% खर्चा हुआ था। उस वक्त मुगल एम्पायर की सालाना इनकम 20 से 25 करोड़ रुपया थी। ये काफी हैरत की बात है कि कोई सल्तनत अपनी इनकम का 15% सिर्फ किसी की याद में बहा दे। क्या आज कोई मुल्क अपनी इनकम का 15% किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगा सकता है जिसका दूर दूर तक कोई फाइनेंशियल फायदा नजर ना आए? जवाब है कभी नहीं। मुगल इंजीनियर्स ने सिर्फ पत्थर पर पत्थर नहीं रखे थे, उन्होंने उस वक्त की दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का सारा जुनून इस सफेद संगमरमर के अंदर कैद कर दिया था। रही बात इस सवाल की कि क्या ताजमहल दोबारा बन सकता है? टेक्निकल तौर से बन तो सकता है, लेकिन ऐसा जुनून शायद ही कभी पैदा हो। ताजमहल दुनिया में सिर्फ एक ही बार बन सकता था और वो बन गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।